आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है रेशियो, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं अनुपात बोलते हैं। अनुपात बोलते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा आप देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात साथ साथ पढ़ाई होती है। लेकिन ये अनुपात और समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो पहले भी हम लोग जब आपको याद होगा कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक डिस्कस कर रहे थे, तो वहां भी एक प्रॉब्लम हमने किया था जो जहां अनुपात का उपयोग था। तो जानबूझकर हमने इसको अलग अलग रखा है ताकि इसको हम लोग थोड़ा ठीक से समझ लें। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और क्या होता है उससे भी ऊपर इसका उपयोगिता क्या है, कैसे इसको हम लोग उपयोग में लाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने बताया रेशियो जो होता है ये दो नंबर्स का संख्यात्मक संबंध होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटेटिव कि उसका, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि दो लोग हैं, एक का उम्र दूसरे के उम्र से कम है, ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, लेकिन वो कितना बड़ा है कितना छोटा है तो इसमें संख्या नहीं आया, मैग्नीट्यूड नहीं आया, आप मेजर नहीं कर रहे हैं। और कहा जाता है कि आप जो चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, जो चीज को आप नंबर में नहीं बदल सकते हैं, इसका मतलब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो आर्ट है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, उसमें भी नंबर में चीजों को बदलते हैं। तो यह यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है। तो एक्स का उम्र बटा एक्स का उम्र बटा वाई का उम्र ए बटा बी है। हम लोग भिन्न जानते हैं, कोई भी दो नंबर है तो एक्स का उम्र बटा वाई का उम्र ए बटा 5 है। तो हम लोग कहेंगे कि एक्स का उम्र, इसको अनुपात बोलते हैं, वाई का उम्र इज इक्वल टू ए इज टू बी। ए और बी उसका अनुपात है, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में ए इज टू बी और ए अनुपात बी हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने यहां लिखा है एक्स अनुपात वाई या एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू ए इज टू बी, तो मतलब क्या है कि एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी, क्या है। अब इसका अगर एक्स और वाई का अनुपात आप जानते हैं कि ए इज टू बी में दिया हुआ है, तो हमेशा वहां एक कांस्टेंट ऐसा होगा, कोई भी एक कांस्टेंट, जैसे हमने यहाँ के लिख दिया है, एक ऐसा कांस्टेंट होगा कि उसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स निकल जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए के और बी इज इक्वल टू हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी के। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि एक्स का उम्र मान लीजिए कि 50 साल है, या मान लीजिए कि 10 साल है, और y का उम्र मान लीजिए कि 50 साल है। तो जब हम x का उम्र और y का उम्र का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 10/50। और 10/50 ही जानते हैं, दोनों में देखिए 0 0 कट कर दीजिएगा तो 1/5। तो जब हम x इज टू वाई लिखेंगे तो 10 इज टू 50 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इज टू 5।
लेकिन जब यहाँ हमने निकाला है तो हमने कॉमन चीज को हटा दिया है 10 को। तो वो कॉमन क्या है? वो कॉमन जो है वो एक संख्या है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, कितनी संख्या है वो नहीं पता है हमें, लेकिन वो एक संख्या है। तो उस संख्या को हम लोग k बोलते हैं, k। तो जैसे k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 है, अगर हम 10 है तो x और y का रेशियो 1:5 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1:10 इज इक्वल टू 10, जो हमने यहाँ लिखा था। और y कितना हो जाएगा? 5:10 इज इक्वल टू 50। ऐसे तो हमेशा एक चीज समझना है कि एक कांस्टेंट ऐसा होगा जिसको हमने रेशियो कांस्टेंट बोल दिया है, अनुपातिक आप बोलिए, जिससे गुना करने से उसके रेशियो वाले कंपोनेंट में वो चीज आ जाएगा। और इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लिखा है x/y और यहाँ 1:5, तो मतलब यह है कि x y से छोटा है। x अगर 1 है तो y 5 है, x अगर 2 है तो y 10 है। दोनों में कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, उस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर इसको हम उल्टा लिख दिए, मान लीजिए x/y 5:1, तो उल्टा हो गया कि x बड़ा हो गया। तो इसमें जो ऑर्डर है, क्रम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो समानुपात होता है, इसका मतलब होता है बराबर अनुपात। सम मतलब आप जानते हैं, बराबर, सम प्लस अनुपात, तो समानुपात, बराबर अनुपात। तो इसको हम लोग बाद में स्पेशली डिस्कस करेंगे, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी नंबर है, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ती है कि कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए x है, x कहने का मतलब मान लीजिए कि जैसे 500 है, या कोई भी नंबर है, आपको एक 3 रेशियो दिया हुआ है, 3, 4, 5 कितना हो रेशियो दिया जा सकता है, 2 ही दे। तो हमने 3 लिया है, ताकि आपको ये ना समझिए कि हमेशा जैसे हमने यहाँ a/b किया तो ये रेशियो 2 तक के बीच में ही होगा, ऐसा नहीं है, कितनाओं के बीच में हो सकता है। तो मान लीजिए कि इसको आपको ABC रेशियो में बांटना है, तो क्या करेंगे हमेशा, ये देखिए ये तीनों रेशियो का जो जोड़ होता है उसको निकालना होता है। ये देखिए तो सब में यूज हो रहा है, a+b+c, a+b+c, a+b+c। और जिस नंबर को बांटना है उसमें उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे x बाई देखिए a+b+c ये सब में आ रहा है, ये x है जिसको हम बांटना चाहते हैं, और a+b+c, a+b+c ये सब में आ रहा है। अब एक कांस्टेंट हो गया, जैसे हमने बताया था ना कि वो कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि x को आपने 1, 2 और 3 में बांटना चाहते हैं, तो जैसे हमने वहां पे बोला था कि वो एक कांस्टेंट होगा। तो वो कांस्टेंट निकालने के लिए क्या तरीका है कि जिसको बांटना है और उसमें जितने ये आपके अनुपात के कंपोनेंट हैं तीनों, इसको जोड़ के भाग दे दीजिए, तो वो आपको कांस्टेंट निकल गया, जो कांस्टेंट हमने यहाँ बात किया था। अब उस कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जब यहाँ a में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पहला कंपोनेंट निकल गया, b से मल्टीप्लाई कर दिए तो दूसरा कंपोनेंट निकल गया, और c से मल्टीप्लाई कर दिए तो तीसरा कंपोनेंट निकल गया। तो ये देखने में मैथमेटिक्स वगैरह में कभी कभी बहुत सारे लोगों का, हम लोगों का स्वभाव होता है जो नंबर पसंद नहीं होता, संख्या। अदरवाइज ये बड़ी लॉजिकल होते हैं और बहुत आसान होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, इसीलिए जैसे अभी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ के कर लेंगे तो मैथ में आप 100% बना देंगे। जैसे यह है, मान लीजिए 500 है, इसको हमको बांटना है, सपोज 5:10 और इज टू मान लीजिए 15, और इसको कर दीजिए 600। मान लीजिए 600 है, इसको आपको इसमें बांटना है। वो 500 को भी इस रेशियो में बांट सकते थे,
लेकिन आपको आंसर जो है फ्रैक्शन में आने लगेगा, इसलिए अभी हमने हटा दिया। तो देखिए, अब हमने मान लीजिए कि एक 600 है, इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 600, क्योंकि इसी 600 को हमको बांटना है, तो ये तीनों को जोड़ने से हमें 600 आएगा, और x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू कितना है, 5 इज टू 10 इज टू 15 यह है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमें सबसे पहले k निकालना पड़ता है, k कांस्टेंट, उसको k कहिए, x कहिए, कुछ भी कह दीजिए। तो मान लीजिए हमने k ही कहा, तो हमने क्या बात किया कि उस कांस्टेंट को निकालने का हमारा तरीका क्या होगा कि a नंबर जिसको हमको बांटना है 600 डिवाइडेड बाई ये तीनों नंबर का ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 10 प्लस 15, तो कितना हो गया, 600 डिवाइडेड बाई 30, ये करेंगे तो आपका आ गया 20। तो ये 20 नंबर ये 20 आपका वो कांस्टेंट हो गया। तो अब ये जो पहला कंपोनेंट है x, यह होगा 20 इंटू इसका जो रेशियो है 500, y होगा 20 इंटू 10, जो दूसरा है, देखिए इसका रेशियो दूसरा, तो ये हो गया 200, और z हो गया 20 इंटू 15 300, और इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका 600 आ गया। इस तरह से आप बहुत समय अलग अलग तरीके से एग्जामिनर किसी भी तरह से लिख सकता है प्रॉब्लम को, लेकिन इस तरह से लिख आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और अब आपको ये नहीं समझना है कि इसमें 3 ही रहेगा, कितना हूं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको मिक्स करना होता है, रेशियोज को मिक्स करना होता है। इसमें लिखा हुआ है अनुपातों का मिलान। तो मिलान कैसे? अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है a इज टू बी, ए और बी का रेशियो स्मॉल a और b हमने लिख दिया, कोई भी नंबर आपको दे देगा। b और c का रेशियो x और y है, c और d का रेशियो p और q है। अब आपको निकालना है कि a, b, c और d का रेशियो क्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कि a इज टू b इज इक्वल टू 1 इज टू 2 है, b इज टू c 3 इज टू 4 है, और c इज टू d मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 3 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए या नया नंबर लिख दीजिए, तो 7 इज टू 9 है। अब आपको मान लीजिए कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है कि इनमें क्या रेशियो है। अब अगर इतना इस तरह का रेशियो दे दिया, और अगर मान लीजिए हमें 10,000 रुपए दे दिया और कहा कि इस रेशियो में आप बांटिए, तो केवल अगर ये रहता तब तो हम लोग बांट सकते थे, केवल यह रहता तो भी हम लोग बी और सी में बांट देते, यह रहता तो सी और डी में बांट देते। लेकिन ए बी और बी सी, अगर हम ए बी सी डी में जब तक ये रेशियो हमें नहीं पता होगा कि एक्स वाई जेड पी, ये इनके बीच क्या रेशियो है, हम लोग उसको नहीं बांट सकते। तो इसको कहते हैं रेशियो का मिलान। और ऐसा नहीं है कि ए इज टू बी 1 इज टू 2 है तो बी इज टू सी अब 1 इज टू 2, अब यहाँ पे बी देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, तो जब एक साथ करेंगे तो वहां कितना लिखेंगे। तो इसलिए, और आप देखेंगे कि बहुत समय केवल यही प्रॉब्लम आ जाता है आपके एग्जाम में कि आपको ऐसा ही दे देगा और कहेगा कि आप बताइए क्या रेशियो होगा। तो और अगर हम नहीं जानते हैं चीजों को तो हम में दिक्कत होगी।
इसके लिए देखिए हमने आपको ये बना दिया है, और बहुत समय मैं कह रहा हूँ, तो उसका मतलब बहुत समय, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह का, जब अभी अब आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होगा तो आप देखिएगा कि बहुत समय अभी आपसे ABCD चारों का नहीं पूछेगा। बहुत समय केवल क्या करेगा, वो पूछेगा A:D बता दीजिए, मतलब शुरू वाला और अंत वाला, इस तरह के एग्जाम में स्पेशली। और हो सकता है एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, तो कभी आपको मान लीजिए A:B या A:C या B:C और भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत समय केवल यही पूछ देता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम बनाना है तो ऐसे लिखिए, A:B यहाँ लिख दीजिए इसका जो रेशियो है, B:C, अब A इसके नीचे लिखिए, यहाँ से मत लिखिए, फिर C:D, अब इसके नीचे लिखिए, यहाँ से लिखिए। और जो पहला होगा, जैसे यहाँ A है और यह लास्ट है, तो ये पहला हुआ और ये लास्ट हुआ। ये जितना शुरू वाले नंबर हैं, जैसे यहाँ देखिए A, X, P, प्रत्येक लाइन का जो शुरू वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी कुछ आपको नहीं देखना है, पहला नंबर सबका, और यहाँ लास्ट वाला सब नंबर, जैसे यहाँ से शुरू करिए, इसके पहला लाइन का लास्ट में B है, Y है और Q है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बहुत समय आपको केवल यही आंसर में पूछा जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा A:D का। अब इसको निकालने के लिए बीच का, इसमें क्या करना होता है, अब देखिए ये 3 नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है, 3 रेशियो आपको दिया हुआ है। और जो भी ए लाइन होते हैं, जैसे बी यहाँ कॉमन है, ये देख रहे हैं, सी कॉमन है, तो ऐसे आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार वहां से शुरुआत आपको करना पड़ेगा। जब करेंगे, यहाँ एक बार ये आया है, ये भी एक बार आया है, इसलिए एक बार मैंने बता दिया आपको कि शुरू से, और शुरू से कर दीजिए। अब हमको इसका बी का निकालना है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बी से, और हमको यहाँ तक पहुंचना है, ये देखिए, और 3 नंबर होंगे, तो इसके लिए ये हमने मार्क किया है रेड से कि ऐसे आइए, बी से एक्स पे आ गए और एक्स से आप पी पर पहुंच गए, तो ये हो गया BXP, ये तीनों नंबर। दूसरा तरीका क्या है, अब बी से एक्स को छोड़ दीजिए, अब इस लाइन का जो नीचे वाला लाइन है इसका दूसरा नंबर लीजिए, तो बी से आप वाई पे आ गए, और फिर वाई से पी पे आ गए, तो BYP, यह नंबर आपका, ये दोनों रेशियो हो गए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख के आपको करेंगे, इसका प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये कितनाओं पे लागू होगा नियम, लेकिन आपके लिए 4 एनफ होगा, इससे अधिक आपके प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएंगे। हो सकता है बहुत समय तो केवल 2 का ही आ जाए, A:B और B:C आपको दे दे, ठीक है, तो A:B:C निकालने के लिए आपसे पूछते हैं, लेकिन 4 से अधिक किसी हालत में आपको नहीं आएगा। तो इतना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके लिए मोर देन एनफ है। अब देखिए कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि अगर इतना है तो A:B:C कितना होगा, ऐसे। हम जानते हैं कि हमने बताया कि A:B का मतलब होता है A/B, तो अगर A/B बराबर, मान लीजिए कि A:B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:5, तो हम जानते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि A/B इज इक्वल टू 3/5। तो अगर हम लोग A और B को अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, A/3 इज इक्वल टू B/5। तो इस तरह से देखिए A का
जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो a/3 b/5। तो यह हमारा ऐसे होता है। तो अगर ये केवल 2 रहता है, मान लीजिए इतना रहता है, तब तो हम लिख देते a/2। अगर हमारे पास केवल रहता है, मान लीजिए ये 3a = 2b, तो हम क्या करते हैं, a/2 = b/3। इस 2 को इधर कर देते हैं और इस 3 को इधर कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है a/b = 2:3। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, एक और को लगा दिए। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर से इस सब में डिवाइड करना है, भाग देना है, जिससे जो 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो उससे क्या फायदा होगा, ये 3 भी कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 2 भी कट गया तो कुछ नहीं बचेगा और 4 भी कट गया तो कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा नंबर क्या होता है, हम लोग पहले देख चुके हैं, ऐसा नंबर इस सब का लघुत्तम समापवर्तक होता है। 3, 2 और 4 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो उससे 3 से भी वो कटेगा, 2 से भी, 4 से भी। तो ये तीनों नंबर के लघुत्तम समापवर्तक से अगर हम भाग देते हैं, एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट में हमारा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि 3, 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 12 होता है, उससे हम भाग दें। अदरवाइज दूसरा क्या तरीका होता है, ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए, इससे, इससे, इससे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 3a था और यहाँ हमने भाग दे दिया 3 × 2 × 4 से। यहाँ था 2b और हमने भाग दे दिया 2 × 3 × 4 से। यहाँ था 4c और हमने भाग दे दिया 4 × 3 × 2 से। तो देखिए एक 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया और ये 4 4 कैंसिल हो गया। इसीलिए उस चीज को हमने लिखा ही नहीं है। कहने का मतलब कि a दोनों नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो 2 × 4 आ गया। b इसका इस नंबर को छोड़ के बाकी दोनों वाले आ जाएंगे। c तो इसको छोड़ के बाकी दोनों आ जाएंगे। इतना आ गया। अब जब इतना आ गया तो इसमें जो कॉमन है, जैसे इसमें 2 है और 4 भी है, इसमें 4 है, इसका मतलब 2 भी है, और यहाँ 2 है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि 4 है उसमें 2 कॉमन है। तो 2 को बाहर कर दीजिए, 4 को नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 4 नहीं है। तो जब 2 को बाहर करिएगा तो यहाँ बच जाएगा a/4, b इसमें 2 को बाहर करिए तो 2 बच जाएगा, तो 3 2 जा 6, और c ये 2 बाहर कर दिए तो 3 बच गया। तो अब हमारा a/b/c = हो गया 4:6:3। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो उसको हम लोग इस तरीके से सोल्व करते हैं। अब जैसे हमने वहां लिखा था, डिस्कस किया, वो चीज उस तरह का प्रॉब्लम है। देखिए a/b दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है, c/d दिया हुआ है। तो अब प्रॉब्लम में आपको कह रहा है a/c/d, यहाँ b जानबूझ के छोड़ दिया है, ऐसे नहीं लिखा, जानबूझ के छोड़ दिया। नहीं है तो बात के साथ नहीं है तो अभी अगर तो अब लिख लीजिए a/b 2:5, b/c हम लोग ने बात किया कि अब इसके नीचे लिखना है, तो 4:3, c/d इसके नीचे लिखना है 2 को। अब क्या करना है, ए वाले केस में शुरू वाले सब मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 आ जाएगा, गुना कर देना है, 16 आ गया। और डी के लिए, इसके लिए बाद वाला मल्टीप्लाई करना है, तो 5, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से हम लोग शुरू करके 2 रास्ता लेते हैं। तो एक रास्ता ऐसे होता है, ऐसे, तो 5, 4 और 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 5, 4, 2, ये देखिए 40 आ गया।
और दूसरा के लिए यहीं पहुंचना है, लेकिन इस लाइन का आप दूसरे नंबर के थ्रू होते हुए ऐसे ऐसे, तो 5, 3 और 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 30। तो आपका रेशियो क्या हो गया? 16, 40, 30 और 15। लेकिन हमसे ये बी का नहीं पूछ रहा है, हमसे ए, सी और डी का पूछ रहा है। तो ए का देखिए 16 है और सी का कितना हो गया? 30 हो गया और डी का 15 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब कोई भी पूछे, मान लीजिए पूछ दे A/B, तो भी हम लोग लिख देंगे 16:40। B/C तो भी हम लिख देंगे 40:30। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते। अब देखिए, कभी इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सब एक कॉन्सेप्ट वाले हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इतना चीजें करने पे अनुपात में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। मान लीजिए कि PQR का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। अब हमें ये का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस में जो रेशियो है, तो उसमें जब इसमें आप कोई नंबर x ले लेते हैं, जैसे हमने वहां k लिया था, यहाँ हमने x ले लिया, तो कोई कांस्टेंट है वो x है। तो हमारा P 2x हो गया, Q 3x हो गया और R 5x हो गया, जो यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। और क्या करेंगे, जब भी आप इसको जोड़ घटाव करिएगा, x सब में कॉमन रहेगा। और अगर ऊपर जोड़ घटाव करके और नीचे भी जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो ऊपर भी x रहेगा, नीचे भी x रहेगा, तो वो x कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो अनुपात पूछ रहा है वो मिल जाएगा। तो देखिए, अब P, Q और R आपने लिख दिया, और आप जानते हैं कि अनुपात कोई भी दो क्वांटिटी का अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब इसका बाई इसका बटा आपको करना है। तो हमें करना है P + Q + R by 3 + Q - R। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए ऊपर में PQR का और नीचे में भी रख दीजिए, और इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ 10x हो गया, यहाँ 4x हो गया। अब इसमें जो कॉमन है इसको हटा दीजिए, x हट गया, 2 भी कॉमन है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से अनुपात के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कुछ भी नंबर दे सकता है, मान लीजिए कह देगा कि 3 लोग हैं, उन्होंने कोई बिजनेस किया और 3, 4, 5 के अनुपात में उन्होंने उसमें पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। उनको अगर साल के अंत में 20,000 रुपए का फायदा हुआ, तो प्रत्येक में बंटवारा कैसे होगा, ए को कितना मिलेगा, या बी को कितना मिलेगा, या सी को कितना मिलेगा, तो आप आराम से निकाल लेंगे। बेसिक जो उसमें सवाल को समझना है और जो बेसिक तरीका होगा कैलकुलेट करने का, ये जो 2-3 चीजें हमने सीखा, इसका होगा। इसको आप करिएगा, और ऑलरेडी आपका बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, आप उसका प्रैक्टिस करिए, 100% आप प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो ये आज मैथमेटिक्स में हम लोग इतना ही रखेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके समझ सकिए। और कहा जाता है कि देखिए, एवरेज इज ए फेलिंग फार्मूला। अगर हम लोग एवरेज अपने आप को टारगेट करेंगे एवरेज का, तो एवरेज आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी, जब नंबर्स हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा था एवरेज कहाँ होता है, हमेशा बीच में होता है। तो एवरेज को टारगेट करके हम लोग एक्सीलेंस को नहीं अचीव कर सकते हैं। तो एवरेज हमेशा फेलिंग फार्मूला होता है। और हम लोगों के लाइफ में भी क्या होता है, हम लोग जो मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मैक्सिमम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो एवरेज वाली होती है। तो हम लोग भी उस एवरेज के बोझ तले दब जाते हैं। हम अपने बच्चे को एवरेज माइंडसेट देते हैं, अपने साथियों से एवरेज की बात करते हैं, कोई थोड़ा सा हटकर बात करता है या थोड़ा सा आगे वाली बात करता है, तो जो एवरेज माइंडसेट होता है वो हमेशा उसको रोक देता है, ये ऐसे हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते,
तो हमें उन चीजों से बचना है। आप में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप दूर दराज के गांव में बैठे हैं, या आपने इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाई किया, या आप कम पढ़ाई कर पाए तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि सफलता के लिए एक माइंडसेट होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने, ये जानकारी के लिए मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे हैं, हम लोग हैं, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। और बहुत समय लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस होता तो हम बहुत सफल हो जाते, और या कोई दिल्ली में बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो वो बहुत जानता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तक एक कौन बनेगा करोड़पति एक कार्यक्रम चल रहा था, जो इसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते थे। उसमें 20 क्वेश्चन पूछने का चैलेंज था कि 20 क्वेश्चन आप बताइए तो आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और उसका सबसे पहला जो आंसर, 20 क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो एक बच्चा था जो बिहार में मनरेगा में काम कर रहा था। उसको कोई नौकरी नहीं मिली थी, मनरेगा में काम करता था। और सबसे पहला आदमी हुआ जो पूरे देश में 20 क्वेश्चन का आंसर, और उसको 1 करोड़ रुपए मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको लगेगा कि वो तो बहुत तेज भी था और उसके पास पैसे भी बहुत आ गए, तो वो बहुत सफल भी हो गया होगा। ऐसी बात नहीं है। वो बच्चा खुद कहता है कि उसके बाद उसके जीवन की दुर्दशा की शुरुआत हुई। उसको लगा बहुत पैसा मिल गया, अब चलो दिल्ली पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे। दिल्ली आने के बाद उसको किसी ने कहा भाई तुम तो फिल्मी दुनिया के लिए बहुत सुटेबल हो, फिर सोचा शायद फिल्मी दुनिया में जाएं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें आप लोग देखेंगे, शायद नेटवर्क पे भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। केवल मैं बता रहा हूँ कि सफलता के लिए केवल पैसे, केवल पढ़ाई और केवल नेटवर्किंग नहीं चाहिए, सभी चीजों का इंटीग्रेशन चाहिए, और सबसे ऊपर आपका सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। इस ऐप में भी हमारा एक लेक्चर है, वो रेस्पेक्ट सिस्टम का, उसको भी आप देख सकते हैं। और जब एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पूरा मोटिवेटेड रहिए, और आपका जो थिंकिंग होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और आपके जीवन में उद्देश्य में पवित्रता होनी चाहिए। आप जरूर सफल होंगे। अब आइए